जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमने राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 शुरू कर रखा था और उसका अध्याय 1 मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। मैंने उसको आपके उस टाइम बताया था कि उसके अंदर अध्याय हैं, 16 अध्याय हैं और उसके अंदर हर अध्याय के अंदर कुछ कानून हैं। उन कानूनों को हमने धारा बोला है और वो कितने कितने कानून हैं वो कोई फिक्स नहीं है। किसी अध्याय के अंदर 2 कानून हैं, किसी अध्याय के अंदर मतलब कि 12-13 हैं, किसी के अंदर ऐसी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो मैंने ये बताया था आपको कि जो कानून है उनको हम धारा बोलते हैं। कानूनों को हम क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये धाराएं हैं। तो सबसे बड़ा पहला कन्फ्यूजन आपको ये है अभी तक कि क्या हमें ये धारा भी याद रखनी पड़ेगी। देखो, धाराएं जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं मैं आपको बता दूंगा कि ये धारा आपको याद रखनी है, बाकी कोई धारा याद नहीं रखनी है आपको, क्योंकि बहुत सारी धाराएं हैं, लगभग 100 के लगभग है। तो आप कितने याद रखोगे? और फिर 100 तो मुख्य धाराएं, उसके अंदर भी छोटी छोटी धाराएं हैं, तो बहुत सारी धारा हो जाती हैं। तो उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। धारा का क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा, इससे अधिक क्वेश्चन नहीं आएगा। और वो एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो मैं बता दूंगा कौन कौन सी हैं, उससे आप देख लेना। बाकी मैं शुरू करता हूँ। ये बस ध्यान क्या रखना आपको, एक तो चैप्टर याद रखना है कि इस चैप्टर में क्या है। जैसे चैप्टर नंबर 2 में क्या है? निगमन, निगमन की बातें कही गई हैं। ठीक है, फिर निर्वाचन से संबंधित बातें कौन से चैप्टर में कही गई हैं। ठीक है, संरचना से, प्रबंधन से संबंधित बातें कौन से चैप्टर में कही गई है। इस प्रकार की चीज़ें याद रखनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद में हर धारा के अंदर, हर धारा के अंदर कहा क्या गया है, क्या बात कही गई है, उस चीज को याद रखना है। धारा का नंबर याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? शुरू करते हैं जल्दी ही। निवेदन है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना जरूर चैनल को, और शेयर भी कर देना। ठीक है, जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी एग्जाम का टाइम बहुत कम है। देखो, हमने धारा 2 तक पढ़ लिया था, चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में, वो देख लेना। आज से हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर धारा 3 है और ये 14 तक है। चैप्टर नंबर 2 में धारा 3 से 14 तक की है। तो शुरू करते हैं। देखो, धारा 3 के अंदर क्या कहा गया है? सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि की बात कही गई है। सहकारी आंदोलन की अभिवृद्धि कैसे होगी? सीधा पढ़ता हूँ। देखो, सरकार की यह नीति होगी कि राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत किया जाए और इस दिशा में ऐसे कदम उठाए जाएं जो आवश्यक या वांछनीय हो। मतलब सरकार की ये ड्यूटी है। इसके अंदर ये कहा गया है कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दे। ठीक है, और उसके लिए जो भी सरकार को कदम उठाने हैं वो कदम उठाए। अब देखो, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि ये तो क्या है, ये बना दिया कानून, अधिनियम के अंदर ये तो बन गई कानून, अर्थात धारा बन गई। अब इस धारा के अंदर ये कह दिया गया कि सरकार राज्य में सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित और प्रोन्नत करने के लिए उस दिशा में कदम उठाएगी। अब वो कौन से कदम उठाएगी, क्या क्या सरकार करेगी, ये चीज़ें नियमों में मिलेंगी आपको, ये नियमों में। इसलिए नियम, कोई भी एक्ट जब आता है, कोई भी एक्ट आता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो ठीक है, हम इन्हीं के नियमों के लिए 2003 का नियम पढ़ेंगे। समझ गए आप? तो नियम और अधिनियम में थोड़ा सा पता चल गया आपको कि क्या है। समझ गए? तो 3 धारा में क्या कहा गया है। उसके बाद में हम चौथी धारा में चलते हैं। चौथी धारा के अंदर क्या कहा गया है? देखो, रजिस्ट्रार की बात की गई है। धारा 4 के अंदर रजिस्ट्रार की बात की गई है कि भाई एक रजिस्ट्रार होगा। इसमें क्या कहा गया है? सरकार किसी व्यक्ति को राज्य के सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और उसकी सहायता करने के लिए अन्य नियुक्त कर सकती है, अन्य व्यक्ति को। सिंपल सा समझो, राज्य सरकार सहकारी सोसाइटियों के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी, मतलब शीर्ष अधिकारी होगा, ये रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और इस रजिस्ट्रार की सहायता के लिए अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकती है। समझ गए? अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सोसाइटियों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, सरकार करती है, राष्ट्रपति करती है, संसद करती है, विधायिका करती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप सीधा बताना कौन करता है? राज्य सरकार करती है साहब। समझ गए? आगे चलते हैं। देखो, इसके सब क्लोज 2 में क्या लिखा गया है? सरकार साधन है विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए उन्हें जिन्हें अधिरूपित उचित करना समझे रजिस्ट्रार की सहायता के लिए नियुक्त किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार की समस्त कोई भी सरकार प्रदान कर सकती है। देखो, कुछ नहीं है, मैं वैसे बता देता हूँ। देखो, सरकार क्या करती है? जो रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी ना, उसकी सहायता के लिए अन्य व्यक्ति नियुक्त करेगी और उस अन्य व्यक्ति को सरकार जितनी शक्तियां चाहे उतनी दे सकती है। रजिस्ट्रार के बराबर भी दे सकती है, इससे कुछ भी कम भी दे सकती है और इसकी कुछ आंशिक शक्तियां भी दे सकती है। बस इतनी बात कही गई है और बाकी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में धारा 5 में क्या कहा है? सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी? आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? इसके लिए मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखो, कम से कम 15 व्यक्ति और 15 के 15 अलग अलग परिवारों से हो। कुटुंब का मतलब परिवार, कुटुंब का मैंने परिभाषा बताई थी कि उसके अंदर व्यक्ति खुद आएगा, उसकी पत्नी आएगी, बच्चे आएंगे और उसकी विधवा माता आएगी। ये कुटुंब में आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कुटुंब के 15 व्यक्ति मिलके इस सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनको ध्यान क्या रखना है कि वो सदस्य आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए काम करें। ठीक है, और सहकारी जो नियम है उनका
उनको भी ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद में ये इसमें कहा गया है कि कम से कम 5 सहकारी सोसाइटी ऐसे सोसाइटी के उद्देश्य को सुकुर बनाने के उद्देश्य सोसाइटी बना सकती है। इसमें ये कहा गया है कि 5, जैसे पहले से कोई सोसाइटी बनी हुई है तो कम से कम 5 सहकारी सोसाइटी ये मिलके भी कोई सोसाइटी का गठन कर सकती हैं, ठीक है, ये बात कही गई है। उसके बाद में अगर ऐसी इन दृष्टिकोण से अगर कोई सोसाइटी का गठन किया जा रहा है तो वहाँ उन विधियों को देखा जाएगा जो विधियाँ रजिस्ट्रार को संगत लगेंगी, जो विधियाँ रजिस्ट्रार को संगत लगेंगी उन विधियों के अनुसार इनको देखा जाएगा और फिर रजिस्ट्रार इसको आवेदन के लिए विहित कर सकता है, ठीक है, उसका आवेदन स्वीकार कर सकता है। कहने का मतलब देखो इसकी लैंग्वेज है ना, पढ़ोगे ना तो आप थोड़ा टफ भी है ये, और मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या गया है, समझ गए। उसके बाद में आगे चलते हैं। इसमें यह कहा गया है कि परंतु न्यूनतम शेयर पूंजी सोसाइटी से संबंधित वर्ग जैसा कि नियमों के अधीन वर्गीकृत किया गया हो, न्यूनतम शेयर पूंजी यदि हो तो उसमें कम होगी तो सोसाइटी में, ये कोई काम की चीज़ नहीं आपकी, ठीक है। उसके बाद में ये कहा गया है इसमें संलग्न विविध अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट विषयों पर विनिर्दिष्ट होगी और साधारणतः जिसमें नियमों यथावत सोसाइटी के वर्ग उपवर्ग व्यापक परिमाण के अनुरूप होगी, जिसमें सोसाइटी के प्रमुख उद्देश्य कार्य क्षेत्र। इसमें यह कहा गया है कि ये जो ख के अंदर जो बात कही, ऊपर कही बातें, वो इनके नियमों के और कार्य क्षेत्र जो सोसाइटी का कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार होने चाहिए, बस उनके मापदंडों के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। और तीसरे में क्या कहा है, सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व के साथ रजिस्टर की जा सकती है। तो जो भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या तो परिसीमित या फिर अपरिसीमित, इन दायित्वों के साथ उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। जहाँ कोई सोसाइटी परिसीमित दायित्व के साथ रजिस्टर होगी तो उसमें परिसीमित शब्द जोड़ा जाएगा, ठीक है। परिसीमित का मतलब ये है कि हिंदी का भी जोड़ सकते हैं या अंग्रेजी का भी, कोई इससे संबंधित जो इसका पर्यायवाची वो जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लेकिन जैसे लिमिटेड आपने सुना भी होगा, आकांक्षा लिमिटेड कंपनी, इस प्रकार से लिमिटेड जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। चलते हैं देखो आगे और थोड़ा सा, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हम। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, भाई रजिस्ट्रेशन का आवेदन कैसे होगा, किस प्रकार से होगा वो तो पहले बता दिया। अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी, कौन करेगा रजिस्ट्रेशन, कैसे होगा वो देख लो। इसमें ये कहा गया है कि रजिस्ट्रार का ये समाधान हो जाता है यदि रजिस्ट्रार को ये लगता है, क्या लगता है कि ये सब चीज़ें हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कर देगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं ये देखो एक बार, देखो रजिस्ट्रार को अगर ये लगता है कि प्रस्तावित सोसाइटी जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं कोई, उस सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, वो सब सुस्त कारोबार अपेक्षा पालन करती है, मतलब कि जो सोसाइटी के नियम वगैरह बने हैं उनके अनुसार काम कर रही है क्या, आवेदन इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों का पालन कर रहा है क्या, उपविधियों और अधिनियम नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल तो नहीं है, जो नियम है उनके प्रतिकूल तो नहीं है, सोसाइटी की सामाजिक सहकारिता वो लोग सदाचार असंगत नहीं है। ये सब क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सब चीज़ें लगती हैं रजिस्ट्रार को, ऐसा लगता है कि हाँ ये सोसाइटी इसी क्षेत्र में काम कर रही है, सोसाइटी के क्षेत्र में काम कर रही है, तो वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करके देगा, कितने दिन में करके देगा, इसके बारे में देख लो। देखो आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 60 दिन के भीतर वो उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको ये लगता है कि असंगत है, यदि उसको ये लगता है कि ये असंगत है, असंगत स्थिति होने की बाद में वो क्या करेगा, उसको 60 दिन के अंदर रजिस्टर्ड नहीं करेगा। और उस मतलब इसमें कहाँ दे रखा है, वैसे बता देता हूँ, अगर असंगत लगती है उसको तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, उस समिति के जो सदस्य हैं उनको सूचना दे देगा और उनको सुनवाई का अधिकार देते हुए 60 दिन के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द भी कर सकता है। लेकिन रद्द करेगा तो उसको सुनवाई का अधिकार देगा, और सुनवाई के अधिकार के अंदर अगर उस समिति के सदस्यों की जीत हो जाती है तो उनका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। ये बात है इसके अंदर। आगे देखो, रजिस्ट्रार ये पाता है कि उपधारा 1 में अधिगत शर्तों में किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदकों को विहित किए जाने पर सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के 60 दिन के भीतर मंजूरी के नामंजूरी के आदेश और कारणों से सूचित करना पड़ेगा। वही बात मैंने जो बताई वही है, इसके अंदर पूरा का पूरा वही बात कही गई है, तो कोई ज़्यादा समझने की नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि टाइम बहुत है ना, अभी आपके पास टाइम नहीं है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। देखो आगे धारा 7 में क्या कहा गया है, सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय होना। सहकारी सोसाइटी होगी वो निगमित निकाय होगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। देखो रजिस्ट्रेशन हो जाने से सहकारी सोसाइटी उस नाम से जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है निगमित निकाय बन जाएगी। जिस नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया वो एक निगमित निकाय बन जाएगी। और शाश्वत होता है जरूर में ये कोई काम की नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, ठीक है। उपविधियाँ, ये उपविधियाँ भी आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आप देख लेना, अगर फिर भी पढ़ना चाहो तो देख लेना रोक के इसको। उसके बाद में आगे चलते हैं, सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन, ये पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन की क्या विधियाँ होंगी, कैसे नाम परिवर्तन करवाना चाहते हैं, अगर कोई करवाना चाहे तो कैसे होगा। देखो जहाँ कोई सहकारी सोसाइटी अपनी साधारण निकाय में पारित, देखो नाम परिवर्तन की ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी। जहाँ कोई सहकारी सोसाइटी अपनी साधारण निकाय में पारित विशेष संकल्प द्वारा
क्या नाम है, देखो, विशेष संकल्प द्वारा, विशेष संकल्प द्वारा अपना नाम परिवर्तन करने का निश्चय करती है, तो उस निश्चय करने के पश्चात रजिस्ट्रार को आवेदन करती है, जहां रजिस्ट्रार इस आशय का सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकाशन माह के एक अवधि के भीतर भीतर आपत्तियों पर कोई विचार। देखो मैं समझा देता हूँ आपको। वैसे ही अगर मान लो कोई सोसाइटी है, वो अपना नाम परिवर्तन करवाना चाह रही है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी अपनी साधारण निकाय, जो साधारण निकाय है सोसाइटी की, उस निकाय से एक प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा। और वो कैसे, विशेष संकल्प के माध्यम से। विशेष संकल्प का माध्यम है कि 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, विशेष संकल्प का पहले परिभाषा मैंने बता दी थी। तो अगर कोई सोसाइटी अपने नाम परिवर्तन के लिए उसकी साधारण निकाय से संकल्प, विशेष संकल्प पारित करवा लेती है और उसके पश्चात वो रजिस्ट्रार के सामने आवेदन करेगी, और रजिस्ट्रार क्या करेगा, उस आवेदन को देखेगा और उस आवेदन का एक सार्वजनिक प्रकाशन करेगा, सार्वजनिक प्रकाशित नोटिस निकालेगा, मतलब अखबार वगैरह में सूचना निकालेगा कि ये सोसाइटी अपना नाम परिवर्तित करवा के ये नाम करवाना चाह रही है। अगर किसी को आपत्ति है, तो उसके लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा कि 1 महीने के अंदर किसी को आपत्ति है इसके नाम परिवर्तन में, तो वो आपत्ति दर्ज करवा सकता है। अगर किसी ने आपत्ति दर्ज करवा दी तो रजिस्ट्रार उस आपत्ति के ऊपर विचार करेगा और फिर उस हिसाब से निर्णय लेगा। अगर किसी ने 1 महीने के अंदर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है तो उसका नाम रजिस्ट्रार उसका नाम परिवर्तित करके उसका आदेश निकाल देगा। समझ गए, इतनी ही बात कही गई है इसके अंदर। उसके बाद में आगे देखो, किसी सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से सहकारी सोसाइटी के अधिकारियों या बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझने वाली बात यह है, अगर किसी सोसाइटी का नाम परिवर्तन हो गया तो उसने पहले जो काम किए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं पड़ेगी, उसके ऊपर जो भी नियम लागू हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब उसके कार्यवाही में अगर उसने, देखो, किसी नाम से पहले किसी नाम से कोई गलत काम कर दिया हो और फिर उसने नाम परिवर्तन कर लिया, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि भाई उसने गलती की हुई है तो अब वो उसकी गलती से मुक्त हो गई है। इस प्रकार की कोई भी, मतलब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बात इसमें कही गई है। आगे चले, अब देखो उपविधियां 10 है। उपविधियां 10वें में क्या कहा गया है, उपविधियों का संशोधन। उपविधियों का संशोधन कैसे होगा, इस चीज़ को पढ़ना है क्योंकि इसके में क्वेश्चन बन सकता है। किसी सोसाइटी को उपविधियों के संशोधन के लिए प्रत्येक प्रस्ताव सोसाइटी द्वारा उसके साधारण निकाय की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा उसे पारित कर दिए जाने के पश्चात रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेसित किया जाएगा जो विहित की जाए, और रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है जो धारा 6 के दिन रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, तो संशोधन या रजिस्टर करेगा और प्रस्तुत किए जाने की तारीख के 60 दिन के भीतर भीतर प्रमाण पत्र जारी करेगा। रजिस्ट्रार द्वारा इस प्रकार के हस्ताक्षर मुद्रांकित किया गया पत्र तथ्य निश्चातम साक्ष्य के संबंध रजिस्टरगत किया जाएगा। ठीक है, देखो इसको समझने की बात यह है, अब उपविधियों में संशोधन करना है ना, तो वो भी वही प्रोसेस होगी। रजिस्ट्रार के सामने आवेदन करेंगे और वो इस धारा 6 के अंदर उनको फिर दोबारा देखेगा कि भाई धारा 6 के अनुसार ही तो है क्या। धारा 6 मैंने पहले बता दी कि जो सोसाइटी के नियम वगैरह हैं उनके अनुसार है क्या। अगर उन नियमों के अनुसार है तो फिर वो 60 दिन के भीतर उसका प्रमाण पत्र जारी करके उसके अंदर संशोधन कर देगा। ये बात है सिंपल सी इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। दूसरे में क्या कहा है, रजिस्ट्रार को यह प्रतीत हो जाता है कि इस प्रस्तावित संशोधन ऐसी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है जो उपविधि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, तो उस पर अपनी टिप्पणी सहित उसके प्रस्तुत किए जाने के 60 दिन के भीतर उस पुनर्विचार के लिए सोसाइटी को वापस भेज देता है। देखो, अगर कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में कुछ परिवर्तन करवाना चाह रही है और रजिस्ट्रार को ये लगता है कि ये उपविधियां में जो परिवर्तन हो रहा है वो मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन के जो नियम बनाए हैं उनके अनुसार नहीं है, तो फिर वो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी लिखेगा, बता देगा कि ये टिप्पणी का मतलब ये है, ये लिखेगा कि इसके अंदर ये कमी है, ये वो है, इस प्रकार से इस नियम के विपरीत है। ऐसी टिप्पणी लिख के उसको भेजेगा, वापस समिति को भेजेगा, और समिति को 60 दिन के अंदर क्या करना है, पुनर्विचार करके वापस उसको कार्रवाई करनी है अपनी। ठीक है, बात हो गई समझ में। आगे देखो, जहां सोसाइटी की उपधारा 2, ये उपधारा 2 अधीन अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया तो रजिस्ट्रार प्रस्ताव संशोधन का 60 दिन के भीतर रजिस्टर करेगा। अब देखो क्या है, अगर मान लो सोसाइटी ने पुनर्विचार करके उसमें संशोधन करके दोबारा रजिस्ट्रार के सामने ये बात रख दी कि हाँ हमारे को इसमें परिवर्तन करवाना है, तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, पुनः रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तावित हो जाता है तो 60 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करेगा उसका, तो 60 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। ठीक है, यदि उसका उपविधि में रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति समाधान हो जाता है, अगर तब ये बाध्यता नहीं है उसको, रजिस्ट्रार को ये बाध्यता नहीं कि 60 दिन के भीतर कर देगा वो कब, जब उसको ये लगता है कि हाँ ठीक है नियमों के अनुसार है तो कर देगा। अगर उसको ये लगता है कि नहीं नियमों के अनुसार नहीं है तो फिर वो लास्ट टाइम फिर जाके भी दोबारा नामंजूरी दे सकता है, कि दोबारा कह सकता है कि नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये आपका बदलाव के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसकी अगर मैं थीम आपको दोबारा बताना चाहूँ तो ये है कि अगर मान लो कोई सोसाइटी अपने उपविधियों में चेंज करवाना चाहती है तो वो क्या करेगी,
उपविधियों में चेंज करवाने के लिए क्या करेगी, वो अपना एक जो उसकी सोसाइटी की जो निकाय है उससे संकल्प पारित, साधारण निकाय की बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करवाएगी। ठीक है, साधारण बैठक में एक विशेष संकल्प पारित करवाएगी और विशेष संकल्प पारित करवा के वो रजिस्ट्रार के समक्ष जाएगी, उससे कहेगी कि हमारे को ये बदलाव करवाने हैं। रजिस्ट्रार देखेगा उसका, उस रजिस्ट्रार उसको देखेगा, किसके तहत देखेगा, धारा 6 के अनुसार वो ठीक है क्या, धारा 6 के अनुसार जो पहले बात बताई थी उनके अनुसार ये विधियां ठीक है तो वो उसका 60 दिन के भीतर भीतर प्रमाण पत्र जारी कर देगा परिवर्तन के साथ। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि धारा 6 के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वो उसको क्या करेगा, कुछ टिप्पणी लिखेगा, उसको बता देगा, और टिप्पणी लिख के वो उसको वापस से पुनर्विचार के लिए भेज देगा। और पुनर्विचार कितने दिन में, 60 दिन में पुनर्विचार होना चाहिए। पुनर्विचार के लिए मतलब सोसाइटी के पास पुनर्विचार के लिए फिर चले गई वो प्रस्ताव। अगर सोसाइटी उसके ऊपर पुनर्विचार करके दोबारा रजिस्ट्रार के सामने वो बात रख देती है कि हमारे इस विधियों में परिवर्तन करना है, तो फिर रजिस्ट्रार वो देखेगा कि हाँ अब तो ये संशोधित करके लाए हैं, तो अभी संशोधन करने के बाद में क्या ये धारा 6 के अनुकूल है। अगर धारा 6 के अनुकूल है तो फिर वो 60 दिन के भीतर उसका रजिस्ट्रेशन कर देगा। अगर फिर उसको दोबारा ये लगता है कि नहीं ये तो धारा 6 के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो फिर वो उसको दोबारा नामंजूरी दे देगा। समझ गए, इतनी बात है इसके अंदर, और आगे कुछ भी नहीं है। देख लो, आगे चले, आगे देखो, अब है रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के प्रस्ताव। रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के प्रस्ताव, अब वहाँ जो प्रस्ताव थे वो तो सोसाइटी के द्वारा प्रस्ताव थे। भाई सोसाइटी अपनी उपविधियों में परिवर्तन करवाना चाह रही थी, और यहाँ रजिस्ट्रार खुद किसी सोसाइटी की उपविधियों में परिवर्तित कर सकता है, मतलब उपविधियों में संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो धारा 11, ये क्वेश्चन इस प्रकार से जरूर पूछे जा सकते हैं कि रजिस्ट्रार को भी उपविधियों में संशोधन करने का पावर है कि नहीं है, कर सकता है भाई। और संसदीय जो समिति है वो भी कर सकती है, सहकारी समिति खुद अपने निकाय के विशेष बहुमत या विशेष संकल्प के द्वारा भी उसमें परिवर्तन करवा सकती है। तो यहाँ 11 के अंदर क्या दिया गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव किस प्रकार से है। देखो इसको, यदि किसी भी समय रजिस्ट्रार को ये लगता है कि किसी सोसाइटी के अंदर जो भी नियम या उपविधि बनी हुई है उनमें संशोधन की आवश्यकता है। क्यों संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि सोसाइटी के जो कार्य हैं उसके अनुसार वो मतलब लोक हित के लिए जरूरी है बदलाव करना उसके अंदर, या सोसाइटी के जितने भी कार्य हैं उनके अनुसार उनमें बदलाव करना जरूरी है, तो वो कर सकता है। वांछनीय समझे तो कर सकता है। मैं थीम बता रहा हूँ, इनकी भाषा नहीं पढ़ रहा हूँ, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वांछनीय है तो ऐसे संसद प्रस्ताव अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक। अब देखो रजिस्ट्रार को ये लग गया कि हाँ उसमें बदलाव करना है, तो वो क्या करेगा, फिर संशोधन के लिए प्रस्ताव सोसाइटी के अध्यक्ष को और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अपेक्षा करते हुए भेजेगा। मतलब ये है कि रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लग रहा है तो वो उस सोसाइटी का जो अध्यक्ष होगा उसको और उसका जो मुख्य कार्यपालक है उसको ये भेजेगा, एक प्रस्ताव भेजेगा कि सोसाइटी की साधारण निकाय की बैठक बुलाई जाए। सोसाइटी की साधारण निकाय की बैठक बुलाई जाए और उस बैठक को 3 माह के अंदर इस पर विचार करना पड़ेगा। समझ गए, सिंपल सी बात है। दोबारा समझा दूं, रजिस्ट्रार को अगर ये लगता है कि किसी सोसाइटी की विधियों में परिवर्तन करना है, परिवर्तन क्यों करना है, क्योंकि वो लोकहित के लिए नहीं है, लोकहित के लिए नहीं है पहले, या फिर परिवर्तन करने से वो लोकहित में आ जाएगी, इस प्रकार के अगर उसको कुछ लगता है तो वो सोसाइटी के उपविधियों में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब करेगा कैसे, वो क्या करेगा, एक प्रस्ताव बनाएगा, उस प्रस्ताव को सोसाइटी के अध्यक्ष के या मुख्य कार्यपालक के पास भेजेगा और मुख्य कार्यपालक को ये कहेगा कि ठीक है आप इसके अंदर इस प्रस्ताव के ऊपर 3 महीने के अंदर अपनी सोसाइटी की जो साधारण निकाय उसकी बैठक बुला के विचार करके बताओ मुझे। अगर उस साधारण निकाय की जो बैठक होती है उस प्रस्ताव पे विचार कर लेती है और उसके अंदर जो भी आगे देखो इसमें पढ़ के बता देता हूँ, जहाँ सोसाइटी प्रस्तावित संशोधन पर अपनी सहमति से संसूचित करती है तो वहाँ रजिस्ट्रार संशोधन रजिस्ट्रेशन कर देगा और उसका सत्यापन प्रमाण पत्र जारी कर देगा जो सोसाइटी के उपविधियों में भाग रूप होगा। अगर मान लो सोसाइटी की जो साधारण निकाय थी उसने उस पर विचार किया और मंजूरी दे दी कि हाँ ठीक है हमारी इन विधियों में संशोधन आप कर दो, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसके अंदर संशोधन करके उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा मतलब कि उसका संशोधन के साथ रजिस्ट्रेशन करेगा और उसका प्रमाण पत्र जारी कर देगा और अब जो विधियाँ बनेंगी वो उसकी उपविधियों में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सोसाइटी की जो साधारण निकाय है वो उसको नामंजूरी दे दे, उसको मंजूरी ना हो, तो जहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर देती है, अगर मान लो सोसाइटी है वो रजिस्ट्रार के जो प्रस्ताव आया था उसको इनकार कर देती है, मानती नहीं है, तो क्या करेगा, रजिस्ट्रार का ये समाधान हो जाता है कि लोकहित में इसे संशोधन किया जाना आवश्यक है, जहाँ इसे इनकार संशोधित तारीख से 30 दिन के अवधि कालावधि भीतर प्रस्ताव को उसके कारणों सहित उस पर विचार कर राज्य सरकार के उस भेजेगा। सरकार सोसाइटी की सुनवाई के अवसर देने के पश्चात, देखो मैं सिंपली बता देता हूँ आपको, इसमें क्या है,
पूरा का पूरा दोबारा एक बार बोलता हूँ। मान लो सोसाइटी के रजिस्ट्रार को ये लग रहा है कि इसके उपविधियों में संशोधन करना है, तो वो संशोधन कर सकता है। ठीक है, संशोधन के लिए वो उसके अध्यक्ष को या कार्यपालक को प्रस्ताव भेजेगा, उससे कहेगा कि 30 दिन के अंदर अंदर बैठक बुला के इसके ऊपर पुनर्विचार करो। उसकी सोसाइटी की जो निकाय है, साधारण निकाय है, वो उसके ऊपर विचार करेगी। विचार करने के दो तरीके हो सकते हैं, वो संशोधनों को मंजूरी दे दे और संशोधनों को नकार दे, दो ही तो हैं। अगर संशोधनों को मंजूरी दे देगी तो रजिस्ट्रार उसके संशोधन सहित उसके अंदर संशोधन करके उसका प्रमाण पत्र जारी करके उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देगा। यहाँ तो बात खत्म हो गई। अगर मान लो नामंजूरी कर देती है, सोसाइटी की जो साधारण निकाय है वो कहती है कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है, हमारी उपविधियों में हम परिवर्तन नहीं करेंगे ये, तो क्या करेगा? फिर रजिस्ट्रार देखेगा कि भाई ये जो परिवर्तन करने बहुत जरूरी हैं, लोक हित में हैं, तो वो क्या करेगा? सरकार के पास भेजेगा। सरकार के पास भेजेगा ये सूचना, सरकार के पास भेजेगी। अब सरकार क्या करेगी? सरकार उस सोसाइटी को सूचना का मतलब सुनवाई का अधिकार देगी, भाई जो अपनी बात रखने का अधिकार देगी। और बात रखने के बाद में वो जो जिस प्रकार से उसकी बात रखेगी उस हिसाब से उसकी बात सुनेगी। अगर वो बात उचित लगती है तो उसी हिसाब से विचार करेगी, नहीं लगती है तो फिर सोसाइटी क्या करेगी? सरकार ये आदेश दे देगी कि इसका रजिस्ट्रेशन संशोधन करके इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। ठीक है, ये बात है इसके अंदर। आगे चले, धारा उपधारा 1 में अधीन कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर विनिश्चय करने में विफल रहती है तो इसी कालावधि में समाप्ति पर प्रस्ताव सोसाइटी समरूप रूप में पारित समझा जाएगा। रजिस्ट्रार यही बात है। अगर मान लो वो सही लगता है रजिस्ट्रार को और सरकार को, तो उसमें संशोधन कर देंगे उनकी बिना माने भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 12 के अंदर, धारा 12 के अंदर क्या कहा गया है? सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन और सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, कोई सहकारी सोसाइटी बन गई, वो अपनी जितनी भी आस्तियाँ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनका ऊपर जितना भी दायित्व हैं, उन सब का हस्तांतरण करना चाहती है, किसी दूसरे को देना चाहती हैं, या फिर उनको बंटवारा करना चाहती हैं, या फिर किसी दो सोसाइटियों के दायित्वों को इनको एक साथ मिलाना चाहती हैं। तो वो कैसे मिलाएंगी, किस प्रकार से, क्या प्रोसेस है, इसको देखो एक बार। जहाँ कोई सहकारी सोसाइटी कम से कम 15 दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करने के पश्चात अपने साधारण निकाय की बैठक में पारित विशेष संकल्प द्वारा अपने आस्तियों दायित्व का पूर्ण या भागता विशेष किसी अन्य सहकारी सोसाइटी को अंतिम करने, अन्य सोसाइटी के साधारण निकाय को बैठक में पारित संकल्प में विशेष अनुमोदन करते, 2 या 2 से अधिक सहकारी सोसाइटी का विभाजन करने, कोई नई सहकारी सोसाइटी बनाने के। देखो मैं वैसे ही समझा देता हूँ इसको भी। फिर ये आप पढ़ना चाहो तो यूज करके आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर मान लो कोई 2 या 2 से अधिक सोसाइटी है, उनको ये लगता है कि उनको आपस में बंटवारा करना है या फिर आपस में मिलाना है, इस प्रकार की बातें हैं, तो सोसाइटी क्या करेगी? कम से कम 15 दिन पहले रजिस्ट्रार को सूचित करेगी। ठीक है, रजिस्ट्रार को सूचित करेगी और अपनी साधारण निकाय की जो बैठक होगी उसके अंदर विशेष संकल्प पारित करवाएगी। किस प्रकार का पारित करवाएगी? वो क्या परिवर्तन करवाना चाह रही है, क्या करवाने चाह रहे हैं। अगर वो अपने दायित्वों को पूर्णतः या फिर भागतः किसी अन्य सोसाइटी को देना चाह रही हैं तो वो संकल्प पारित करवाएगी, या फिर अगर सोसाइटी अपने दायित्वों को बंटवारा करना चाह रही है तो वो पारित करवाना चाहेगी। ठीक है, या सोसाइटी किसी 2 सोसाइटियों को आपस में समामेलन करवाना चाह रही है तो वो मतलब कि उसका संकल्प पारित करवाएगी। तो ये 3 कंडीशन होगी, या तो मतलब वो बंटवारा करना चाह रही है, या फिर वो अपने किसी दूसरे को देना चाह रही है, या फिर किसी दूसरी सोसाइटी को, 2 सोसाइटियों को आपस में मिलाना चाह रही हैं। तो ये संकल्प अपने साधारण निकाय में पारित करवाएंगे। उसके बाद में पारित करवा के और 15 दिन पहले सूचना देंगे रजिस्ट्रार को, पारित करवा के फिर रजिस्ट्रार के सामने जाएगा। अब देखो रजिस्ट्रार के पास में क्या ऑप्शन है। अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो प्रस्ताव रजिस्ट्रार को ऐसी रीति से अग्रेसित किया जाएगा जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार समाधान हो जाता है, मतलब रजिस्ट्रार को भेज दिया गया। और अगर रजिस्ट्रार को ये समाधान हो जाता है, उसको ये लगता है कि ठीक है ऐसा प्रस्ताव सहकारी आंदोलन और लोकहित में है, तो वो प्रस्तुत किए गए उस आवेदन को 60 दिन के भीतर वेतन अनुमति प्रदान कर देगा। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार को ये लग जाता है कि ठीक है आंदोलन के सहकारी आंदोलन के लोकहित में है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, वो 60 दिन के भीतर उसको अनुमोदन दे देगा और उसका मतलब रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। ठीक है, उनका वो अनुमति मिल जाएगी। अगर मान लो रजिस्ट्रार को ये लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो उसको क्या करता है? पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर उसको ये लगता है कि ये ठीक नहीं है तो वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, अब देखो पुनर्विचार के लिए जब भेज दिया तो क्या होगा? जहाँ सोसाइटी उपधारा, एक मिनट, अरे क्या हो रहा है, ठीक है, जहां सोसाइटी उपधारा 1 के अधीन यथा अपेक्षित पुनर्विचार के पश्चात पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करती है और रजिस्ट्रार यदि उसके राय से ऐसा उपांतरित प्रस्ताव संशोधन, इसको भी वैसे ही समझ लो। देखो मान लो पहले वाला था कि रजिस्ट्रार ने उसको अनुमति दे दी, कोई दिक्कत नहीं, झंझट खत्म हो गया। अगर मान लो रजिस्ट्रार ने ये कहा कि ठीक है पुनर्विचार करो, अब पुनर्विचार करने के बाद में सोसाइटी दोबारा पुनर्विचार करके उसको दोबारा रजिस्ट्रार के सामने भेजती हैं कि ठीक है हमारे को नहीं, तो हमारे को तो ये करना ही है, बंटवारा करना है, मिलाना है या फिर सौंपना है किसी को, ये करना ही है, तो फिर दोबारा रजिस्ट्रार के पास जाएगा। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा?
अब फिर रजिस्ट्रार देखेगा, अपेक्षित विधियों की पूर्ति के लिए 60 दिन के भीतर भीतर उसका अनुमोदन करेगा। अब रजिस्ट्रार फिर दोबारा उसको अपने अनुसार देखा गया कि भाई ये लोकहित में ऐसा करे, आंदोलन के लोकहित में है, तो 60 दिन के भीतर भीतर उसका क्या कर देगा, अनुमोदन कर देगा। और नहीं तो अगर ये लोकहित में नहीं है तो फिर दोबारा नामंजूरी कर देगा, और नामंजूरी करेगा तो उसकी सूचना भी देगा उसको। ठीक है, यदि धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भी सोसाइटी के प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अगर मान लो रजिस्ट्रार ने जो टाइम दिया गया था 60 दिन का, उसके अंदर कोई कार्रवाई की नहीं है, तो सोसाइटी क्या कर सकती है? तो इस केस के अंदर सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी ऐसी कालावधि की समाप्ति की 30 दिन के भीतर भीतर, अगर मान लो 60 दिन तक उसने कोई काम ही नहीं किया रजिस्ट्रार ने, तो सोसाइटी उस समय अवधि की 60 दिन को खत्म होने के बाद में 30 दिन के भीतर भीतर अपने आवेदनों पर विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी राजस्थान, जो सहकारी सोसाइटी राजस्थान का जो रजिस्ट्रार है उसके सामने मतलब कि पेश कर सकती है। उसका अधीनस्थ है, और सरकार जहाँ रजिस्ट्रार सोसाइटी राजस्थान स्वयं प्राधिकारी है, मतलब कि इससे ऊपर वाले अधिकारी के पास में ये पेश कर देगी। अब वो ऊपर वाला अधिकारी कौन हो सकता है? राजस्थान सरकार खुद हो सकती है, या फिर कोई सहकारी रजिस्ट्रार हो सकता है, सरकार ने किसी को घोषित कर रखा हो, उसके पास पेश कर सकती है, और वो देखेगा उसको, और आवेदन प्राप्ति के 30 दिन के भीतर भीतर उस पर विनिश्चय करेगी, और रजिस्टर प्राधिकरण को आवश्यक और निश्चित निर्देश जारी करेगी, जिसमें विफल रहने पर प्रस्ताव अनुमोदित हुआ समझा जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो मान लो रजिस्ट्रार ने नहीं की 30 दिन के भीतर, अब फिर उसने सोसाइटी ने क्या किया, इससे ऊपर वाले के पास भेज दिया अनुमोदन 30 दिन के भीतर भीतर। अब 30 दिन के भीतर भीतर भेजने के बाद में क्या करा है, वो ऊपर वाली जो भी मतलब कि अधिकारी है, जो भी सरकार है, कुछ भी हो सकता है, वो उसको फिर देखेगा, देख के 30 दिन के भीतर भीतर विनिश्चय करने के बाद में वो उस रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार को इसके निर्देश देगा। निर्देश देने के अंदर वो अगर असफल, मतलब कि वो कारण बताने में सफल नहीं होता है, रजिस्ट्रार जिसने नामंजूरी दी थी नहीं असफल होता है, तो रजिस्ट्रेशन उसका अनुमोदन मान लिया जाएगा, मतलब उसके बदलाव मान लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। उसके बाद में आगे चले तो जहाँ सोसाइटी का प्रस्ताव रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए, अनुमोदन किया हुआ समझा जाता है, सोसाइटी उसके सभी विशिष्ट अंतरित अपने सदस्यों और लेन की नोटिस जारी करते प्रतिकूल होते हैं, एक तमाम की तारीख की कालावधि के दौरान शेयर, वो एक ही बात है, कोई मतलब कि जब वो मान लो अनुमति मिल जाती है ना उसको, तो सदस्य लेनदार या उसके ऐसे नोटिस में तामील तारीख से 1 माह की कालावधि के दौरान अपने शेयर निश्चय यथास्थिति पर उधार वापस लेने में विकल्प रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ये है कि जैसे मान लो किसी को अनुमति मिल गई, उनको विभाजन की अनुमति मिल गई, या फिर समामेलन की अनुमति मिल गई, या फिर हस्तांतरण की अनुमति मिल गई, अगर मिल गई है तो उस तारीख के जिस दिन उसको अनुमति मिली है उस तारीख से 1 महीने तक उसके सदस्यों को ये विकल्प रहेगा कि भाई वो जो सदस्य ऐसे थे, कुछ ऐसे सदस्य भी हो सकते हैं कि जिनको इस चीज़ के अंदर सहमति नहीं थी, वो नहीं चाहते हैं विभाजन होना चाहिए, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, उनके पास विकल्प होगा कि वो अपने शेयर वापस ले सकते हैं। ठीक है, या फिर यथास्थिति इन सब के लिए वो अपने पास अपना कुछ भी, उनको जो भी प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं, या अपने शेयर वापस ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे किसी सदस्य या लेनदार के जो उपधारा 4 में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर भीतर अपने विकल्पों का प्रयोग नहीं करता है, वह समझा जाएगा कि संकल्प में अंदर से अनुमति मिले। अगर मान लो किसी ने 1 महीने तक इसका कोई उपयोग नहीं किया, जो ये दिए गए हैं उनको विकल्प, इसका उपयोग नहीं किया गया, तो ये माना जाएगा कि ठीक है उसने मंजूरी दे दी है। समझ गए आप? अब किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा इस धारा के अधीन पारित कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि, अब देखो इस प्रकार का अगर कोई संकल्प पारित कर दिया, वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सभी सदस्यों लेनदारों की उस अनुमति प्राप्त नहीं कर ली गई। अगर सभी ने अनुमति नहीं दी है तो लागू नहीं होगा। ऐसे सदस्यों लेनदारों के दावों उधारा 4 के उनमें निर्दिष्ट काल भीतर के भीतर प्रयोग की पूर्णता चुकारा नहीं किया गया है तो भी नहीं लागू होगा। जहाँ किसी सोसाइटी द्वारा उधारा के अधीन पारित संकल्प आस्तियों के दायित्वों के अंतरण सम्मिलित संविधा में अवसर किया गया, ये कोई काम का नहीं है। अभी देखो ये इसके मूल भावना समझ गए ना, तो आप किसी प्रकार का क्वेश्चन आए आप समझ जाओगे और उसको कर दोगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा उपधारा में देख लेते क्या है। धारा के अधीन किया गया सम्मेलन विभाजन या अंतरण इस प्रकार सम्मिलित होगा, सोसाइटी विभाजन सोसाइटी के दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा। वही बात है कि कोई प्रभाव नहीं डाले, सोसाइटी के जो दायित्व है उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाले, इस प्रकार की बातें इसमें कुछ नहीं काम की। आगे चलते हैं, देखो धारा 13 की बात करते हैं। अब देखो धारा 13 के अंदर क्या गया है, रजिस्ट्रार द्वारा लोकहित इत्यादि में समामेलन विभाजन पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव। अभी ये चीज़ें ध्यान रखो आप, जैसे मैंने पहले बताया था धारा 10 थी, धारा 10 के अंदर क्या हो रहा था, उपविधियों में संशोधन की बात हुई थी। कौन कर रहा था उपविधियों में संशोधन? मतलब कि सोसाइटी की निकाय कर रही थी, भाई संशोधन करवाना है तो सोसाइटी खुद पहल कर रही थी वहाँ। फिर धारा 11 के अंदर रजिस्ट्रार कर रहा था कि रजिस्ट्रार को लग रहा है कि हाँ इनकी उपविधियों में संशोधन करना है तो रजिस्ट्रार खुद कर सकता है। फिर धारा 12 के अंदर क्या है, सोसाइटी खुद अपनी सोसाइटी का समामेलन करवाना चाह रही है किसी के साथ, या अपनी सोसाइटी का बंटवारा करवाना चाह रही है, अपनी दायित्वों को बंटवारा करना चाह रही है, या फिर किसी को दूसरे को सौंपना चाह रही है। इस प्रकार की पहल कौन कर रही है, वहाँ सोसाइटी कर रही है 12 के अंदर। और यहाँ धारा 13 के अंदर क्या है, रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लग गया कि
किसी दो सोसाइटियों को आपस में मिलाना जरूरी है, या उनका विभाजन करना जरूरी है, या उनका पुनर्गठन करना है, तो रजिस्ट्रार को भी तो लग सकता है ना, तो ये रजिस्ट्रार भी कर सकता है। ये बात कौन सी में, धारा 13 में कही गई है। तो इस प्रकार की धाराएं याद होगी ना आपको, जैसे 10 इंपॉर्टेंट है, 11 इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जाएगा कि रजिस्ट्रार लोकहित इत्यादि में किसी सोसाइटी का समामेलन, विभाजन, पुनर्गठन किस धारा के तहत कर सकता है, तो आप बता देना धारा 13 के तहत। ठीक है, ये धारा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, और वैसे भी याद होगी आपको। आगे चलते हैं, इसके अंदर 13 में क्या गया, बात वही है। अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि हाँ ये सार्वजनिक सोसाइटी आंदोलन के अनुसार इनके अंदर विभाजन करना, समामेलन करना, पुनर्गठन करना जरूरी है, तो वो कर सकता है। उसकी प्रोसेस देख लो क्या है, कर सकता है, ठीक सुनिश्चित कर सकता है, तो उसके विभाजन चाहिए तो धारा 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे प्राधिकारों दायित्व और ऋणदाताओं के जो रजिस्टर्ड सोसाइटी में रजिस्ट्रार को सोसाइटी का अध्यक्ष, देखो क्या करेगा, वही काम करेगा जो 12 में किया था पहले। अगर वो ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक प्रस्ताव पारित करेगा, उस प्रस्ताव को किसके पास भेजेगा, अध्यक्ष को भेजेगा, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भेजेगा, और ठीक है, और उसको कहेगा कि साधारण निकाय की बैठक बुलाओ, और बैठक कब बुलानी पड़ेगी, 30 मास की कालावधि के भीतर बुलानी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, इस समय अवधि के भीतर उसको बैठक बुलानी पड़ेगी, और उस बैठक को इस प्रस्ताव के ऊपर पुनर्विचार करना पड़ेगा। विचार करने के बाद में ये मतलब कि भेजेंगे, विचार करके क्या, विचार करने के बाद में ये दो ही तो काम हो सकते हैं, या तो वो इस बैठक को क्या है मंजूरी हो जाए इनमें समामेलन, विभाजन वगैरह करने के लिए मंजूरी दे दें वो, या फिर वो मना कर दें कि भाई हम ऐसा विभाजन या समामेलन वगैरह नहीं चाहते, ये तो कर सकती है। तो अब दोनों विकल्पों में देखो, अगर मान लो सोसाइटी की बैठक के अंदर, साधारण बैठक की निकाय के अंदर ये प्रस्ताव पारित हो गया, ठीक है, इसका समामेलन कर दिया जाए, विभाजन कर दिया जाए, जो भी रजिस्ट्रार ने कहा है वो कर दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रार उसको समामेलित वगैरह जो भी कार्रवाई है वो कर देगा। लेकिन अगर मंजूरी नहीं दे, जो साधारण निकाय मंजूरी नहीं दे, तो फिर क्या होगा, इसके लिए देखो, ये देखना आपको जरूरी है। देखो, और यदि मान लो नहीं है, यदि धारा के अधीन कालावधि के भीतर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव पर कोई विनिश्चय करने में विफल रहती है, तो प्रस्ताव समामेलन, पुनर्गठन, विभाजन ऐसी कालावधि में की समाप्ति पर सोसाइटी पर सहमति प्राप्त हुआ समझा जाएगा, और तदनुसार रजिस्ट्रार आवश्यक आदेश पारित करेगा। देखो, अगर मान लो जो टाइम दिया गया है सोसाइटी को, उस टाइम के अंदर अगर उसके ऊपर कोई पुनर्विचार करके कोई बात नहीं करती है, तब ये मान लिया जाएगा कि हाँ वो सहमति उसने दे दी है, और वो उसमें पुनर्गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मंजूरी ना दे, तब की बात क्या है, देखो इसमें बात को होते हुए कोई राज्य सहकारी सोसाइटी सहकारी को सुनवाई के अवसर के पश्चात सरकार की पूर्व अनुमति में विभाजन से पुनर्गठित कर नहीं सकता, रजिस्ट्रार में निहित होंगे। अगर मान लो ऐसा करना है तो वो देखो सुनवाई का अधिकार रहेगा, ये भी कोई बात नहीं है। इस धारा के दिन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के प्रारूप में सोसाइटी नहीं भेजा गया, रजिस्ट्रार में में रुके और यही बात वहीं पे कही गई है। देखो, किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रार को कोई भी नई सहकारी सोसाइटी गठित करने के प्रोजन किसी सहकारी सोसाइटी को पुनर्सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, अगर मान लो उसने मंजूरी ना दी, तो वो उसको सुनवाई का अवसर देगा, और सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ये देखेगा कि सरकार की पूर्व अनुमति से विभाजित करने या पुनर्गठित करने के सकते हैं रजिस्ट्रार में नहीं थे। मतलब वो जो धारा 12 में पहले कही गई थी ना, अगर वो मंजूरी नहीं देते हैं तो वो क्या करेगा कि उनको सरकार के पास भेजेगा, सरकार देखेगी, उनको सुनवाई का अधिकार देगी, और सरकार उनको ये दे सकती है, आदेश दे सकती है, पुनर्गठन करना है, कुछ भी करना है, वो उस धारा 12 के अनुसार उनको आदेश देके फिर उसका पुनर्गठन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें इतनी बात है, कोई आगे ज़्यादा काम की है नहीं। समामेलन वगैरह ये सब एक वही बातें 12 वाली अगर ध्यान में आ गई तो समझ में आ गई, तो ये भी समझ में आ जाएगी आपको। आगे चलते हैं, कौन सा आएगी, धारा 14। इसके अंदर देखो धारा 14 में क्या गया है, कतिपय मामलों में सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण का रद्दीकरण। अगर मान लो किसी का प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन कर रखा है किसी सोसाइटी का, उसका रद्द करना है, कुछ ऐसे मामले आ गए जिसके अंदर रद्द करना जरूरी है उनको, तो कौन कौन से मामले हैं, किस प्रकार से उनका रद्द किया जाएगा वो देख लो एक बार। देखो, जहाँ किसी सहकारी सोसाइटी की संपूर्ण आस्तियाँ और दायित्व का धारा 12 और 13 के उपबंधों के अनुसार किसी दूसरी सहकारी सोसाइटी को अंतरित कर दिए जाए, तो वहाँ प्रथम उल्लेखित सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। देखो, कब रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, अगर मान लो जैसे धारा और 12 और 13 के अंदर कहा गया था ना कि अगर मान लो किसी दूसरी सोसाइटी को उन्होंने हस्तांतरण कर दिया पूरी तरह, तो पहली सोसाइटी रद्द हो जाएगी। ठीक है, समझ गए। अगर मान लो उसने अंशतः दिया है तो उनका नाम परिवर्तन हो जाएगा, जिस प्रकार से उनका गठन हुआ उस पर पुनर्गठन हो जाएगा, और पुनर्गठन का मतलब कि ये है कि उनके नाम में परिवर्तन हुआ तो नाम के अनुसार हो जाएगा, पहली का रद्द कर देंगे रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो समामेलन कर दिया, किसी का समामेलन करके दूसरे नाम रख दिया, तो पहले दो का समामेलन करें तो दोनों को रद्द कर दिया जाएगा। ये बातें इसमें यही कही गई हैं और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये इतनी ही बातें हैं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं।
ये अपना चैप्टर भी खत्म हो गया है वैसे दो। ये बातें आप देख लेना, पढ़ लेना, थोड़ा कोई समस्या नहीं है। मैंने जो बात बताई वही है इसके अंदर। आगे हमारा जो चैप्टर आएगा वो आएगा अध्याय 3। अध्याय 3 सहकारी सोसाइटी के सदस्य और उनके अधिकार तथा दायित्व। देखो ये चैप्टर हम करने वाले हैं अगली क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर इतना ही करेंगे। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप बता देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके बता देना कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है। और क्लास का टाइम अगर बढ़ाना है, आपको ये लगता है कि हाँ बढ़ा दूँ, मैं 1 घंटे 2 घंटे कर दूँ, तो आप ये भी बता सकते हो, मैं टाइम बढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके बता देना इसको बढ़ाना है तो मैं बढ़ा दूंगा। धन्यवाद।